बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। इन 2 सालों के अंदर बहुत सारी उम्मीदें थीं जिनके ऊपर पानी फिर गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थीं जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाई। फिर उम्मीदें बहुत सारी थीं। 2 साल कबल मुझे याद है कि 100 दिन का प्लान अनवील किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और वहाँ मैं भी मौजूद थी। उन प्लान्स को सुनकर ऐसा लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान को एक नई सिमत पर डाल देगी, लेकिन शायद बहुत ही एम्बिशियस प्लान्स थे, क्योंकि उस टाइम पर भी हम कुछ सहाफ़ी ये कह रहे थे हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि आपने जो उम्मीदें वाबस्ता करा दी हैं अवाम की, अगर वो उम्मीदें गिरी और उनका शराजा बिखरा तो फिर किरची किरची हो जाएगा और लोगों का जमहूरियत से पूरा का पूरा जो एतमाद है वही हटने लगेगा, वही डगमगाने लगेगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा कि हम ये करके दिखाएंगे, लेकिन इस रास्ते में, इस चैलेंजेस से नबरद आज़मा होने के रास्ते में कुछ अनदेखी चीज़ें ऐसी आ गईं कि जिसकी बिना के ऊपर पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई। अब किसने सोचा था कि कोरोना वायरस जैसी वबा पूरी दुनिया के अंदर फूट पड़ेगी, जो कि पिछले 100 साल के अंदर हम लोगों ने नहीं देखी, लेकिन ऐसा भी हुआ और ऐसा भी होना था। लेकिन इन चैलेंजेस के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर इस कोरोना से पहले 6 महीने तक का भी मवाजना किया जाए तो ये कैसी कारकर्दगी करते रहे, इसके हवाले से बात करेंगे। मुझे याद पड़ता है 2018 के इंतखाबात हों या 2013 के इंतखाबात हों, बहुत सारे लोग जो कि पिछली जमातों को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, PMLN को, MQM को, बहुत सारी और जमातों को ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। वो एक उम्मीद की किरण के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे थे, और जौक दर जौक लोग जो है वो वोट करने निकले, और बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन लोगों ने भी वोट किया जिन्होंने कई इलेक्शन से किसी जमात के जो है वो साइन उसके ऊपर ठप्पा वोट का नहीं लगाया था। ऐसे में ये तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 5 साल के अंदर, यानी इन 5 साल के अंदर जो अगले 3 साल हैं उनके अंदर अपने वादे वफा ना कर पाई, या उनमें से आधे वादे भी वफा ना कर पाई, तो अल्टीमेटली लोगों का जमहूरियत से क्या जो ट्रस्ट है वो उठेगा या नहीं उठेगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन आज हम PTI की कारकर्दगी के बारे में बात करेंगे, और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे, यानी दूसरे टॉपिक के तौर पे बात करेंगे कश्मीर। वो कश्मीर जो जन्नत नज़ीर है, लेकिन वही कश्मीर जिसके अंदर मोदी जैसा सपेरा काबू करके बैठा हुआ है तमाम के तमाम उस वादी को। एक ऐसी वादी जो कि है तो मुसलमान ज़्यादा वहाँ, जो कि डिस्प्यूटेड भी है, लेकिन उसको ट्रीट ऐसे किया जा रहा है जैसे वो भारत का हिस्सा हो। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस भी मौजूद हैं, और भारत क्लियर वायलेशन करता जा रहा है और रुक नहीं रहा। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ जनरल अमजद शोएब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कामरान यूसुफ। कामरान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। और हमारे साथ PJ मीर साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया PJ साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग ऑल 3 ऑफ यू। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊंगी। जनरल साहब, सबसे पहले तो 2 दिन पहले PTI हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो गए। मुझे याद है कि जब इलेक्शंस हो रहे थे, इंतखाबात हो रहे थे, और आप मेरे इंतखाबात वाली ट्रांसमिशन में मौजूद थे, तो आपने ये कहा था कि तब्दीली वाकई में तब्दीली लेकर आएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका देना बनता ही बनता है। जनरल साहब, 2 साल गुजर गए, क्या वही मौक़िफ़ है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, 2 साल में एक मिक्स, मैं समझता हूँ मिक्स परफॉर्मेंस है, जिसमें कुछ बाद अच्छी चीजें हैं, बाज फेलियर्स हैं, नाकामियां हैं, और उसमें कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी है लोगों को उसकी चीज की वजह से। मगर ये कि इनको जब मौका दिया, जब हमने कहा, इन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन मैं पर्सनली सोचता हूँ कि वादों की बुनियाद पे नहीं। बहुत सारे लोग ये सोचते थे कि जिन पार्टीज को 3-3 दफा हमने हुकूमत में लाने के लिए वोट दिया और उन्होंने कई साल तक हुकूमत की, आज भी आप देख लीजिए कि सिंध में पीपल्स पार्टी मौजूद है, क्या हाल है सिंध का, तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। सो जब भी किसी की परफॉर्मेंस अभी जज हम करें तो उसको बहुत सारा पीछे कंपैरिजन भी उनके साथ करके देखना होगा, जिससे आपको अंदाजा हो कि इनके 2 साल कैसे गुजरे और उसमें इनकी डायरेक्शन क्या दुरुस्त है। आगे 3 साल जो है वो वाकई कुछ और डिलीवर कर सकेंगे, ये एक मवाजना जरूरी होगा। और उसकी वजह मैं इसीलिए ये बता रहा हूँ कि मैंने जब वोट दिया मिसाल के तौर पे, तो मेरे ज़हन में ये था कि अगर PTI कुछ करती है या नहीं करती है तो अलग बात है, लेकिन जिनको 3-3 मौका मैं दे चुका हूँ, या जिनको 3-3 दफा वोट दे चुके हैं,
اور کسی نے ہم سے روٹی کپڑا مکان کا وعدہ کیا, کسی نے کہا جی ہم آپ کو ایشین ٹائگر بنا دیں گے. تو اتنے سال لگا کے اپنے آپ کو تو بنا لیا, اپنے تو اثاثے بہت بڑے, لیکن ملک کا تو وہ جو وعدے کیے تھے اتنے پورے ہوئے. تو پھر کیوں نہ ہم کسی اور کو موقع دیں. تو یہ میرا خیال ہے سوچ تھی. اچھا جل صاحب مجھے بتائیے گا, یہ سوچ تو بہت سارے لوگوں کی تھی, اسی لیے پاکستان تحریک انصاف آج اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہے. لیکن اگر ہم پیورلی اس بیسس کے اوپر کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس 2 سال کے اندر صحیح رہی, اگر صرف اس بیسس کے اوپر جج کریں تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو کتنا ریٹ کریں گے؟ ڈو یو تھنک کہ معیشت کے, نوکریوں کے, باقی جتنے تمام گھروں کے, اس کے علاوہ فورن پالیسی کے حوالے سے جو وعدے کیے تھے 100 دن کے پلان میں, وہ 100 دن چھوڑیے 2 سال میں پورے ہو سکے؟ دیکھیں بہت سارے وعدے تو ایسے تھے جو 2 سال میں پورے ہو ہی نہیں سکتے تھے. 2 سال میں اگر اس کی ابتدا ہو گئی یا تھوڑی بہت اس میں پروگرس ہو گئی تو وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ قابل ستائش ہوگا. اصل میں اس میں 3-4 چیزیں دیکھنی ہے. ہم نے فورن پالیسی بھی دیکھنی ہے, انٹرنل گورننس بھی دیکھنی ہے, اس کے علاوہ ہم نے ان کے اکانومی کے اوپر جو کچھ انہوں نے کام کیا وہ بھی دیکھنا ہے, ٹرانسپیرنسی کے جو کچھ کیا, پھر یہ کرپشن کی بات کرتے رہے کہ اس کو ختم کریں گے, اس پہ دیکھنا ہے. تو بعض چیزوں میں مایوسی ہے, جیسے بھی کرپشن کا مسئلہ ہے, کیسز انہوں نے بہت کھولے لیکن آگے نہیں چل سکے سسٹم کے جمود کی وجہ سے, یا یہ کہ ادارے جو ہیں وہ پولیٹیسائزڈ ہیں, وہ کام نہیں کر رہے. پچھلی حکومتیں سال میں اس میں اپنے کرونیز, اپنے آدمی وہاں پہ بٹھا گئی ہیں اور وہ چیزیں چل نہیں رہی ہیں. جو آج نیب کے چیئرمین ہیں وہ بھی پچھلی گورنمنٹ کے سلیکٹڈ ہیں. تو یہ ایشوز بھی ہیں, لیکن بعض جگہوں پہ ان کا مثلا فورن پالیسی میں اگر آپ دیکھیں تو کرتارپور کو آج 1 سال سے اوپر ہو گیا. کرتارپور کوریڈور ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی جو انہوں نے حاصل کی, اور اس میں آپ نے سکھ کمیونٹی کی گڈ ول بہت بڑے پیمانے پہ لی. پوری دنیا میں گڈ ول آپ نے کمائی سکھ کمیونٹی کی. اور اس کے علاوہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ کشمیر کے اوپر کسی حد تک بہتر ہے, کسی حد تک. میں نہیں کہتا کہ جو آج کی ریکوائرمنٹ آپ کی جو ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کا وقت وہ آپ پوری کر رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. ایک بہت بڑی مہم کی ضرورت تھی, وہ نہیں آپ نے چلائی. لیکن کشمیر کے اوپر پہلے کی نسبت زیادہ بات ہوتی ہے, آپ تنقید بھی کرتے ہیں. اسی طرح پہلی دفعہ بھارت کو ایک دہشت گرد ملک کہا گیا ہے. ہمارے پرائم منسٹر نے بڑا واضح الفاظ میں جب یہ کراچی اسٹاک ایکسچینج کا حملہ ہوا تو بہت واضح الفاظ میں کہا کہ بھارت نے کروایا. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ آپ ایک ملک کو جو ساری عمر یہاں پہ ٹیررزم کراتا رہا اور پچھلی حکومتیں اس کی خوشامد کرتی رہی, آپ نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے واضح بات کی ہے. فورن پالیسی میں آپ کی کچھ اچیومنٹ موجود ہے کہ آپ نے ریچ آؤٹ بھی کیا ہے, امریکہ کو بھی ریچ آؤٹ کیا ہے, باقی تھوڑے بہت ملکوں کو. افغانستان میں امن پروسیس چلتا نظر آ رہا ہے. سر فیلیئرز کی طرف بھی آتے ہیں, آپ کی نظر میں فیلیئرز کیا ہیں اس گورنمنٹ کے پچھلے 2 سال میں؟ میں کشمیر کے معاملے میں مطمئن نہیں, کلبھوشن کے معاملے میں مطمئن نہیں. کلبھوشن کے معاملے میں 2 بڑی امپورٹنٹ چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ کلبھوشن ایک سرونگ آفیسر تھا, اور ہمیں دنیا کو یہ کہنا تھا کہ جب سرونگ آفیسر سپانسر کیا جاتا ہے ریاست سے, ان کی راء سے, ان کے, تو پھر ریاست جو ہے وہ ذمہ دار ہے, ریاست کروا رہی ہے. سو انڈیا ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو سپانسر کر رہی ہے ٹیررزم. دوسرا یہ کہ اس نے ٹیرر فنڈنگ کے بڑے کھلے اعتراف کیے کہ میں نے کراچی میں بھی پیسہ دیا, ادھر BLA کو دیا, سب کچھ کیا. BLA ایک ٹیرر آرگنائزیشن ہے, تو ہم کیوں نہیں FATF میں گئے بھارت کے خلاف؟ ہمیں تو کسی ثبوت کے بغیر نچایا جا رہا ہے, دھڑا دھڑ بھارت ہمیں کھینچ رہا ہے, روزانہ صفائیاں پیش کر رہے ہیں FATF میں, اور بھارت کے ثبوت آپ کے ہاتھ میں, آپ جاتے نہیں ہیں وہاں پہ. تو فیلیئرز ہیں وہاں بھی. اسی طرح جو گورننس کے ایشوز ہیں اس میں بعض چیزیں اچھی ہوئی ہیں, لیکن بعض گورننس میں فیلیئرز کی مثلا بات کرتا ہوں کہ انہوں نے پولیس ریفارمز لانی تھی, وہ وہیں کی وہیں رہ گئیں. آپ نے یہ لوکل باڈی سسٹم کو ریوائیو کرنا تھا, 2 سال میں وہ نہیں ہو سکا. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم الیکشن کرائیں گے, اس کا مطلب یہ کہ ان 2 سالوں میں تو وہ چیز نہیں ہے آپ کے پاس. تو وہ ایسی چیزیں ہیں جو فرسٹریشن ہے. اکانومی میں خاص طور پہ مسئلہ, اس میں ان کے اپنے پرابلمز بھی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں پچھلی گورنمنٹس کے بھی, اور پھر کورونا آ گیا, مہنگائی کافی ہے, عوام اس کو محسوس کرتے ہیں. تو یہاں پہ فیلئر ہے کہ یہ گورنمنٹ مافیا اس کو ہینڈل نہیں کر سکی افیکٹولی. رائٹ. اچھا جلال صاحب, میں آپ کے بعد ذرا کامران کی طرف بھی جانا چاہ رہی ہوں. کامران, 2 سال آپ کو کیسے لگے پاکستان تحریک انصاف کے, بالخصوص ایک ایسی جماعت جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا ٹرسٹ اس لیے تھا بیکاز وہ لوگ جو یا تو جمہوریت
کے दावेदारों से नाला हो चुके थे या जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था उनसे नाला हो चुके थे. उन्होंने भी 2 साल पहले वोट दिया, उनमें से कईयों ने पिछले कई सालों से वोट नहीं दिया था. ऐसे में इस चीज को तनाजुर में रखते हुए 2 साल कैसे लगे? देखें, इस पे जाहिर है कि पब्लिक ओपिनियन तो डिवाइडेड है. जाहिर है कि तहरीके इंसाफ के अभी भी जो डाई हार्ड सपोर्टर्स हैं वो यकीन रखते हैं कि इतनी मुश्किल सूरत हाल में बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है. लेकिन अगर आप मेरा नुक्ता नजर पूछें तो मुझे लगता है कि शायद दो कि मुझे इतनी वैसे भी तवक्को नहीं थी कि जिस तरीके से इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए कि बहुत बड़ी तब्दीली लेकर के आएंगे. लेकिन मुझे इतनी कम से कम उम्मीद थी कि क्योंकि इमरान खान साहब को ये बहुत कम होता है पाकिस्तान की अगर सियासी तारीख में देखें कि जिस तरीके से उनको ओवरवेलमिंग तमाम जो पाकिस्तान के इदारे हैं, खास करके जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी सपोर्ट मिली. तो मुझे ये तवक्को थी कि बहुत से मामलात अगर ठीक एकदम से ना भी हुए तो कम से कम एक सेंस ऑफ डायरेक्शन हमें जरूर मिलेगी. कम से कम पिछली हुकूमतों से इनकी कारकर्दगी बेहतर रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का माजी में रहा है. लेकिन इन तमाम आप कह लें एडवांटेजेस के बावजूद ये हुकूमत उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाई. और खास करके मेरे ख्याल में जो बेंचमार्क था तो कि इस हुकूमत का नारा तो ये था कि हमने एहतसाब करना है, करप्शन के खिलाफ जिहाद करना है. वो बेशक उनका एक मंशूर में चीजें थी, लेकिन आम लोगों तक और आम लोगों की नजर में मईशत वो एक अहम नुक्ता था जिस पर ये हुकूमत, आई एम सॉरी टू से, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाई. और सबसे इम्पोर्टेंट फेलियर की रीजन क्या समझते हैं? जी बताएं, आपका क्या सवाल किया? मैं ये कह रही हूँ कामरान, आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन थी बहुत सारे लोगों की लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए. इस डिलीवर ना कर पाने की वजह क्या है आपकी नजर में? क्या विल नहीं नजर आई या फिर आपको एक्सपीरियंस की ना होने की बिना के ऊपर लगा कि वो डिलीवर नहीं कर पाए, या कोई और वजह? मेरा ख्याल में देखें, यकीनन इमरान खान साहब की और उनकी टीम की नीयत तो ये नहीं थी कि 2 साल जब गुजर जाएंगे तो ये हालात हों, इस तरह के क्राइसिस आए. मुझे लगता है कि शायद उन्होंने उस तरीके से होमवर्क नहीं किया था. बेशक उनके मंशूर में बहुत अच्छी बातें लिखी थी, इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में बहुत जबरदस्त बातें करते थे, लेकिन जब वो हुकूमत में आए, ज़ाहिर है कि तजुर्बे की कमी भी थी, क्योंकि इमरान खान साहब इससे पहले सिर्फ एक क्रिकेटर रहे, अदरवाइज उनकी कोई मैनेजरियल पोजीशन नहीं रही कि उन्होंने कोई इससे पहले वजीर भी रहे हों या किसी कंपनी को हेड किया हो. तो यकीनन पाकिस्तान जैसे मुल्क को रन करना मुश्किल काम था. लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा सेटबैक मुझे लगता है कि उनके पास प्रॉपर होमवर्क नहीं था. वो सिस्टम से बाहर थे. उनको लगा कि हम आएंगे और बातें करने से तमाम मसले हल हो जाएंगे. और उसकी सबसे बड़ी निशानी खुद असद उमर साहब जो वजीर खजाना वो बन के आए थे. मेरा अपना भी ये ख्याल था और बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद जब ये गवर्नमेंट में आएंगे तो उनके पास प्रॉपर एक रोड मैप है. जब आएंगे तो वो रोड मैप अनफोल्ड करेगा. और उन्होंने तो एक बहुत बड़ी कंपनी भी संभाली हुई है. आप खान साहब के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने कोई कंपनी नहीं संभाली हुई. असद उमर साहब ने तो एक बहुत बड़ी कंपनी भी संभाली हुई थी, तो वो भी नहीं कर सके. क्यों? मैं यही आपसे कहने लगा था कि असद उमर साहब से ये तवक्को थी कि क्योंकि वो वाहिद मेरे ख्याल में शख्सियत थे जिनके बारे में पता था कि तहरीके इंसाफ अगर इलेक्शन जीतेगी तो ये इमरान खान साहब के वजीर खजाना होंगे. मतलब उसमें तो बड़ी क्लैरिटी थी. तो मेरा ख्याल था कि शायद बैक एंड पे इन्होंने काफी होमवर्क किया. लेकिन जब उन्होंने ये ओहदा संभाला, फिर एहसास हुआ कि ये तो बहुत कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि आपने 7-8 महीने तो इसी में लगा दिए कि IMF के पास जाना है, IMF के पास नहीं जाना. और फिर चंद माह के अंदर ही जो इमरान खान साहब के ओपनिंग बैट्समैन थे, अगर उनको तब्दील कर दिया गया तो आप सोचें कि फिर उसके बाद चीजें बड़ी मुश्किल होना शुरू हो गई. और उसकी वजह से मेरे ख्याल में जो परसेप्शन होती है ना, एक होती है परसेप्शन, एक रियलिटी. अब इस गवर्नमेंट के बारे में ये परसेप्शन बन गई है कि बेशक ये ऑनेस्ट अपनी जगह पे हो, लेकिन इस गवर्नमेंट के बारे में परसेप्शन बन गई कि ये इनकॉम्पिटेंट है, इनको चीजों का अदराक नहीं है, इनको ना ब्यूरोक्रेसी को चलाना आता है, ना ऑपोजिशन के साथ मिलकर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को चलाना आता है, ना और मामलात पे इनसे मामलात चल रहे हैं. तो परसेप्शन के हिसाब से मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट उस मयार पे पूरा उतर नहीं पाई जितनी इनसे तवक्को थी. राइट कामरान. अच्छा पीजे साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बेशक 2 सालों के अंदर कुछ गड़बड़ हुई, कुछ चीजें बेहतरी की तरफ गई, लेकिन कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जो कि उन्होंने भी नहीं फोरसी किए होंगे, कोरोना वायरस बीइंग वन ऑफ देम.
اب ایسی صورتحال میں اگر ہم کرونا سے پہلے کی صرف پرفارمنس دیکھیں, پچھلے 6 مہینے کی پرفارمنس نہ دیکھیں, تو پی جے صاحب ان یور ویو پاکستان تحریک انصاف کیا مختلف کر سکتی تھی جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بہتر ہوتی, مزید بہتر کیا جا سکتا؟ نہیں, صحیح کہہ رہی ہے اپنا آپ انیکا کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں نا, پہلے 6 مہینے جب ایک گورنمنٹ آتی ہے, آپ 6 مہینے کے اندر کوئی میریکل ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ گورنمنٹ آئے گی اور امیجیٹلی ڈیلیور کرے گی. یہ ہینڈنگ اوور ٹیکنگ اوور کا جو سسٹم ہے پاکستان میں بالکل موجود نہیں ہے. پرانی گورنمنٹ جو بھی ہوتی ہے آتی ہے اور وہ غائب ہو جاتی ہے, اور یہ نہیں کہ بھائی جو آپ کی انکمنگ گورنمنٹ ہے اس کو ریسیو کرے, ویلکم کرے اور بتائے کہ بھائی یہ ہم پالیسیز لے کے چل رہے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں. آپ ایک مشاورت کا ایک پیریڈ رکھ لو جب آپ ایک چینج لے کے آتے ہو, وہ ہمارے اندر نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے, یہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, فار ایگزامپل آج پی ٹی آئی کی آئی ہے, جب یہ کوریڈورز اور پار کے باہر ہوتے ہیں اس وقت ان کے پاس بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, پی ایم ایل ان کے پاس بھی تھے, اس کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس, لیکن جب آپ کوریڈورز اور پاس کے اندر آتے ہو انیکا, اس وقت آپ کو فیکچوئل پوزیشن پتہ چلتی ہے, اور جب فیکچوئل پوزیشن پتہ چلتی ہے آپ کہتے ہیں او بھائی یہ کیا ہو گیا, ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے, یہ ہو گیا. یہ ہر گورنمنٹ کا یہی ایک موڈس آپرینڈی رہا ہے اور یہی رونا رہا ہے. جو بھی آتا ہے وہ دیکھو جی پچھلے لیگیسی کیا ہم نے انہیریٹ کی ہے. یہ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف نے 2013 کے الیکشن سے پہلے ہم یہ 180 کے اندر جو مینیفیسٹو لے کے جا رہے تھے, یہ باتیں کر رہے تھے, یار مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے حکومت لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے, اب یہ کیسے مرحلے پہ ہم یہ حکومت لیں گے اگر ہم جیتے ہیں. تو the question arises, everybody knows the consequences, and then later on when they get into the corridors of power, اس وقت پھر آپ کی ایک سٹوری چینج ہو جاتی ہے. اور پھر آپ نے بالکل صحیح کہا, کرونا وائرس آ گیا بیچ کے اندر, یہ ایک مسئلہ آپ کو پڑ گیا, یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے. آج دیکھو آپ کی اکانومی بالکل ٹوٹ رہی ہے, اور انفیکٹ یہ جو ہم کبھی لاک ڈاؤن لگاتے ہیں نہیں لگاتے ہیں, آپ کا بیسکلی جو انفراسٹرکچر ہے بزنس کا یہ بالکل ڈاؤن آن دا ڈمپس ہو گئے. اینڈ I don't know, I have to be optimist, but in the meantime I think جو مجھے تصویر نظر آ رہی ہے وہ اتنی اچھی اور اتنی برائٹ نظر نہیں آ رہی ہے, بیکاز دیکھو نا, ایک تو ہمارے ملک کے اندر ٹیکسیشن کا سسٹم کوئی نہیں ہے, آپ ٹیکس دینا چاہتے نہیں ہو, پھر آپ کہتے ہو حکومت کو بھائی یہ ہمارے لیے کرو, حکومت کہاں سے پیسے لے کے آئے. پھر جب ہم ایگزامپلس دیتے ہیں یورپ کا, وہ ٹیکس دیتے ہیں اور وہی ٹیکس کا پیسہ آپ کو ریہیبلیٹیشن میں لگا دیتے ہیں. دیکھو کتنے بلینز آف ڈالرز اینڈ پاؤنڈز انہوں نے لگا دیے ان ریفربشنگ اینڈ ریہیبلیٹیٹنگ دی بزنس کمیونٹی. ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وی شوڈنٹ بی ٹو کرٹیکل آن پی ٹی آئی, ان کو آپ موقع دو. اینڈ ہاں, یا تو کسی اور کے پاس ایسا کوئی حل ہے کہ آج ان کو نکال کے آپ کر لو, ونڈرفل, وائی ناٹ, بٹ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے نا. اپوزیشن فار دا سیک آف گیٹنگ دی ادر پرسن آؤٹ, دیٹ از ناٹ پالیٹکس. جو بھی اس کو انہیریٹ کرے گا, ہی ول ناٹ inherit something which is solid. So I think this government has to continue, must continue as far at least as democracy is concerned. And at the same time, یہ جو مشکلیں ہیں, مصیبتیں, آپ پارٹ اینڈ پارسل اس کا بنو تاکہ اس گورنمنٹ کو تکڑا کر کے اگلے الیکشن جتنا جیت جائے, جیت جاتا ہے تو آ جاتا ہے, نہیں آتا ہے تو آپ کا انفراسٹرکچر تو تگڑا ہوگا نا. لیکن ہم ایسے سوچتے نہیں ہیں نکل. رائٹ, چلیے بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس کے بعد پھر جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب اگلے 3 سال میں کیا, what next. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم پچھلے 2 سال کا موازنہ کر رہے تھے. اب ذرا اگلے 3 سال کی بھی بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں تبدیل کرنی پڑیں گی تبدیلی کو, تاکہ جو تبدیل ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا اس کو واپس تبدیل کیا جا سکے. ساؤنڈز کنفیوزنگ لیکن اٹ شوڈ بی ویری سمپل. اگر کچھ چیدہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تبدیل کر لے, اور کیونکہ عزم تو ہے ہی, ول تو ہے ہی پاکستان کو بہتر کرنے کی, لیکن اس ول کے ساتھ ساتھ جو ایک اسٹریم لائن ڈسپلن پالیسی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں سب سے پہلے جنرل صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گی. اچھا جنرل صاحب, اب 2 سال تو گزر گئے, آنے والے 3 سال کو کامیاب بنانے کے لیے کیا ڈراسٹک میجرز لینے پڑیں گے پاکستان تحریک انصاف کو؟ because in case یہ 5 سال بھی پچھلے 2 سالوں کی طرح گزرتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو ووٹ دینے والے بہت کم ہو جائیں گے. دیکھیں, یہ بہت سارا کچھ تو شاید نہ ہو سکے, لیکن
दो चीजें बड़ी अहम हैं जो हमें राइज करनी चाहिए। दो ऐसे स्टेप्स हैं जो उन्होंने वादे जो किए थे उसमें से, और दो इनको वैसे मैं समझता हूँ ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट के लिए। देखें, अभी जितने भी हमारे अदारे हैं, उसको FIA ले लें, FPR ले लें, पंजाब पुलिस, सिंध की पुलिस ले लें, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ले लें, या आप NAB की बात करें, इन सब अदारों में ये सारे पोलिटिसाइज्ड अदारे हैं। इनमें पिछले दौरों में बड़ा लगातार लोगों ने अपने क्रोनीज, अपने हमायती, अपने वो लोग जिसकी वजह से उनको सहूलत रहे वो इनमें भर्ती करते रहे। नतीजा ये कि ये अदारे आज एफिशिएंट नहीं हैं, या ये उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो पीछे उनको रख गए हैं वहां पे। लिहाजा इसमें दो स्टेप थे। एक तो ये कि इनको रिफॉर्म करना चाहिए मेरिट बेस्ड पोस्टिंग्स के जरिए, यानी जो सूटेबल लोग हैं उनको जहां उनका राइट बनता है उनको वहां रखा जाए, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से ना रखा जाए। तो ये तो एक मेरिट बेस्ड आपकी आ गई कि आप उनको उसमें पोजीशन करें। दूसरा, एक बड़ी मैं समझता हूँ कॉन्शियस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए इनको डीपोलिटिसाइज करने। ये आपको इंटेलिजेंस एजेंसीज भी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि लोगों की पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं, जिन जिन की हैं उनको वहां से हटाया जाए। अब ये हमारा मसला जजों की सिलेक्शन में भी रहा है कि जुडिशरी में भी बाद ग्रुप्स, बाद पॉलिटिकल आप कह लीजिए सर्कल, वो अपने लोगों को वहां पे इंडक्ट करते रहे। तो जजों की इंडक्शन का भी मैं समझता हूँ उसी तरह जैसा दूसरे अदारों को ठीक करने की जरूरत है, इनकी इंडक्शन का भी तरीकाकार जो है वो इम्प्रूव करना होगा। तो ये तो हो गया गवर्नेंस के लिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने अपने ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करना है, जिसका इमरान खान जिक्र किया करते थे। उसमें फौरी जरूरत है आपके एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की, जिसमें कि आप कहते थे कि जी हम बड़ी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, बाहर से दुनिया पढ़ने के लिए इधर आएगी। ये काम करना आपने शुरू नहीं किया, ये करना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक हेल्दी यूथ तैयार करने के लिए आपको अच्छा हेल्थ सिस्टम मुल्क में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। राइट। तो ये दो चीजें करनी है आपने आगे, जो आप अपना यूथ इम्प्रूव कर सकें, यूथ अपने लिए ज्यादा बेनिफिशियल और ज्यादा प्रोडक्टिव यूथ अपने लिए हासिल कर सकें ताकि मुल्क तरक्की कर सके। अच्छा कमरान, मैं जल्द साहब की बात आपकी तरफ आऊंगी। चलिए माना 2 साल के अंदर कुछ कोताहियां हुई, कुछ हालात ऐसे थे और कुछ इनकॉम्पिटेंसी, जो भी आप कह लें उसको, लेकिन अब 3 साल आगे बाकी भी रहते हैं। एंड वी जेन्युइनली वांट कि गवर्नमेंट परफॉर्म करे ताकि वो लोग जो बाकी 2 जमातों पर ट्रस्ट नहीं करते वो कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ट्रस्ट करके जमहूरियत के ऊपर एक जो ट्रस्ट है वो बहाल रहे इनके जरिए से। तो आने वाले 3 सालों में क्या ऐसा करना चाहिए PTI को कि वो अपने जो पीछे के 2 साल की गड़बड़ है उसको केटर कर सके, या एटलीस्ट कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सके? आई थिंक सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि ये अब अपोजिशन में नहीं है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं। क्योंकि मुझे पता है कि जब आप ऐसे ओहदों पर होते हैं तो लोग आपके ऊपर तनकीद करते हैं और बाज़ दफा बेजा तनकीद भी करते हैं, लेकिन क्योंकि आप बड़े ओहदे पर बैठे होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है बाज़ दफा आपने उस क्रिटिसिज्म को अवॉइड भी करना होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिशन इनको प्रोवोक करती है। ये जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट आगे से अगर वो एक बात करते हैं तो आप 3 बातें करें। आपका काम है कि उनको रीच आउट करें। मतलब जो पार्लियामेंट के अंदर भी इस वक्त माहौल जो है आप देखें कि कितना खराब है, कोई वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है और उसकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है कि अगर ऑपोजिशन वाले उनको कोई एक ताना देते हैं तो उनका कोई वजीर खड़ा हो जाता है, कोई MNA खड़ा हो जाता है, वो 10 बातें ऑपोजिशन को सुना देता है। अब ऑपोजिशन के उस तरह से स्टेक्स नहीं है। ऑपोजिशन तो कहती है ठीक है आप प्रोवोक होते हैं, होते रहें। तो सबसे पहले आई थिंक इनको दे शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड और सबसे पहले अपने अंदर ये ज़र्फ पैदा करें कि जो तनकीद हो रही है कोई बात नहीं, उनको होने दें। अपने आप को अपनी जो स्ट्रेटजी है और जो तरजीहात है उसका असर नौ से जायजा लें। और सबसे पहले बात है कि जो इंडिपेंडेंट वॉइसेस हैं वो मईशत के बारे में हो, उनको एब्जॉर्ब करें, उनको सुने कि हमने क्या करना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ बातों तक ध्यान रखें। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ आपने
ऑपोजिशन को नीचा दिखाना है, talk less, टेलीविजन do प्रोग्राम more. पे In opposition other को नीचा words. दिखाना है, इस तरीके से काम नहीं चलेगा. ठीक. I think they should act as a government and Prime Minister should act as a Prime Minister. राइट ठीक. अच्छा पीजे साहब, आपको क्या लगता है आने वाले 3 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपने रवैये में, जैसे अभी थोड़े से पहले कामरान कह रहे थे कि अब उनको अपोजिशन की तरह नहीं गवर्नमेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, आपकी नज़र में क्या ये जो है वो अपने रवैये में तब्दीली लेकर आ सकेंगे, और क्या एटीट्यूड की तब्दीली ही 3 सालों को कामयाब बना पाएगी, या कुछ और आपकी नज़र में ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगले 3 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए ताकि अगले 3 साल पिछले 2 सालों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोडक्टिव हो? देखें, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं मिरेकल, अनेका मिरेकल्स नहीं होते हैं, ये हम एक मुल्क की बात कर रहे हैं. आप खुद देख लो, एक घर को चलाना इतना आसान काम नहीं होता, ये तो मुल्क की बात है. और मैं समझता हूँ कि यहाँ जो हम इस वैक्यूम को, जो आपका सवाल है, इस वैक्यूम को हम एक ही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कि गेट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब. अगर आप ये कर लोगे, और ये आज की हुकूमत का नहीं है, ये पुरानी हुकूमतों की यही बीमारी आती आ रही है. एक सेक्रेटरी एग्रीकल्चर है, अगले दिन वो फाइनेंस में लग गया. मैं वैसी बात कर रहा हूँ कि वो फाइनेंस का वो एजुकेशन में लग गया, एजुकेशन का कॉमर्स में लग गया. आप एक स्पेशलिस्ट रखो सेक्रेटरी, जो आप मैं समझता हूँ जहाँ जहाँ आपको उसको लगाना है, क्योंकि सेक्रेटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, जो कि आपका इनकम्बेंट मिनिस्टर होता है, उसको भी गाइड करता है. और अगर मिनिस्टर एक एजुकेशन सेक्टर से आपने लगा दिया है तो वाओ, व्हाई नॉट. अगर आपको याद हो, आईटी के सेक्टर के अंदर जो जनरल मुशर्रफ ने लगाया था, डॉक्टर अताउर रहमान, आप देख लो उसके कारनामे देख लो, पूरे मुल्क को उसने, आईटी को उसने कहां से कहां लेके पहुंच गए वो. तो हमें ऐसे लोग चाहिए कि जो पाकिस्तान के लिए एक्चुअली काम करें. हमारे अंदर, आपने ईगो का सवाल किया, ईगोस बहुत है, हर जगह ईगोस है. आपने देखा नहीं, एक आम आदमी को पुलिस वाला रोकता है, उसको कहता है, ओए तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूं. यहाँ तो हमारे एटीट्यूड्स इस तरह है, हमारे सारे इकोटिस्टिकल एटीट्यूड्स हैं, इनको बिल्कुल आपने सही कहा, हमें खत्म करना है. और पॉलिटिकोस के साथ हमने देखना है कि ये एटीट्यूड और एरोगेंस है ना, आप ना करो. जो पॉलिटिको होता है और जो पॉलिटिकल वर्कर होता है, वो कौम का खादिम होता है, वो आता है लोगों की मदद करने के लिए, वो अकड़ खानी के लिए नहीं आता. अगर जब उसके अंदर एक रवैया अकड़ खानी का आ जाएगा, तो लेट मी टेल यू, ना आप चलेंगे, वो कहते हैं ना क्या है, वो बांसुरी बजेगी ना बाजा बजेगा, इस तरह का वो जो है, इस तरह का आपका एक वो गेम चलती रहेगी. इनको टाइम दो. लेट्स नॉट बी टू क्रिटिकल. जिस तरह मैंने आपके पिछले सवाल में भी ये कहा है, हम बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, हम हर एक गवर्नमेंट के क्रिटिकल हुए हैं, और ये जो हम क्रिटिक बन जाते हैं फॉर द सेक ऑफ बीइंग सिनिकल एंड बीइंग क्रिटिकल, दैट डजंट हेल्प एनीबॉडी. राइट ठीक है, मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी. ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से. सी यू आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी सियासत के हवाले से. अब हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से. कश्मीर में 2019 यानी पिछले साल 5 अगस्त को भारत जितनी भी जुल्म और मजालिम ढा रहा था, उसकी सीलिंग को, यानी उसकी छत को भी क्रॉस कर गया. पिछले साल 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को एब्रोगेट कर दिया गया, और उसके बाद कश्मीरियों को आहिस्ता आहिस्ता उनके तमाम हुकूक से कंप्लीटली स्ट्रिप ऑफ किया जा रहा है. एक ऐसा मुल्क जो कि अपने आप को डेमोक्रेसी भी कहता है और सेक्युलर भी कहता है, वो मुल्क अपना असल चेहरा, अपना असल फाशिस्ट चेहरा फाश करता हुआ अब नजर आ रहा है. ऐसी सूरत हाल में कश्मीरियों से उनकी जो एक्सक्लूसिविटी थी उस ज़मीन की ओनरशिप की, वो भी छीन ली गई है. और पिछले ही कुछ अरसे के अंदर जब डोमिसाइल रूल्स के अंदर तब्दीली की भारत ने, तो इन डोमिसाइल रूल्स के बाद 30,000 40,000 से ज़ायद बैरूनी लोगों को वहाँ के डोमिसाइल्स, कश्मीर के डोमिसाइल्स दे दिए गए हैं. ऐसी सूरत हाल में कश्मीर का मामला अभी किधर है और किधर होना चाहिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट वील डिस्कस. पीजे मीर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी. मीर साहब, ये बताएं कि कश्मीर जो है एट दिस पॉइंट इन टाइम, उनके जो राइट्स थोड़े बहुत थे भी कि वो उनकी ज़मीन में कोई नहीं आ सकता, डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं आ सकती यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अंदर, अब वो भी चीज़ें तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं. कश्मीरी जाएँ पीजे साहब तो किधर जाएँ? देखें अनीका, कश्मीर का मसला सबको पता है, ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग डिस्प्यूट है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट इन दिस सेंचुरी. और यहाँ आपने कहा कश्मीरी जाए तो कहाँ जाए. देखें, इस वक्त वो जो कश्मीर है उसका जो हिस्सा है
वो बेसिकली इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर हम उसको कहते हैं, वो हिस्सा हिंदुस्तान के पास है, हमारे पास आज़ाद कश्मीर है। अब दोनों कश्मीरों को अगर आप ले लें तो हमने कम से कम पाकिस्तान ने एडयर किया जो कि यूनाइटेड नेशंस के जो आप कह लो कि रेजोल्यूशंस है, आपने बिल्कुल सही कहा, हिंदुस्तान ने ये रेजोल्यूशन को वायलेट किया है और उसने जिस तरह आपने कहा कि उसने हर चीज़ को चेंज किया है। हम अभी भी वही हैं, हम क्योंकि हम यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को फॉलो करते हैं। आपको पता है इन्होंने इजाज़त दी है कि भाई कश्मीर में आके बाकी जो उधर के लोग हैं वो आके काम कर लें, ज़मीनें खरीद लें। आज भी कोई पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकता, सिर्फ कश्मीरी खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर द यूनाइटेड नेशंस लॉज दैट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। लेकिन हिंदुस्तान ने, आपने देख लिया 375 और आर्टिकल 35 जो लेके आया है, उसके अंदर उसने कितनी बेहरमती की उस आर्टिकल की। अब बात आती है, चिड़ी का बच्चा या छोटा बच्चा अफवाह हो जाता है यूरोप में तो पूरी यूरोप शोर मचाती है। और ये बगैरत लोग, मैं इनको खुदा की कसम कहूंगा, बगैरत लोग कि हमारे बच्चे कश्मीरी बहनें और माएँ जिनके प्रेग्नेंट पेट, उनको प्रेग्नेंट होके उनके पेटों में आपने बेनट्स मारे हुए हैं, आप वहाँ आपका ज़मीर मर जाता है। और पर्टिकुलरली ये मुस्लिम उम्मा, ये तो बिल्कुल यूजलेस मुस्लिम उम्मा है, खुदा की कसम। इनके साथ तो इनको तो मुंह नहीं लगाना चाहिए। हमारी बस एक आप कह लो कि एक बदकिस्मती है कि हमारे पास तेल नहीं है, तो तेल भी आता है, वो भी क्या फेवर करते हैं, पैसे देते हैं हम इनको। द क्वेश्चन अराइजेस, ये उम्मा शुम्मा पे भूल जाए, खुद खड़े हों। और खुद किस तरह खड़े होंगे? जो आपने पहले सवाल किए थे, जब तक हम ईमानदारी के दायरे के अंदर नहीं आएंगे, आप पे क्वेश्चंस उठते रहेंगे। आप अपने आप को तकड़ा बनो, ईमानदार करो। आपके पास ईमानदार प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, आप इसको आगे लेके चलो। और ईमानदारी के कोई भी लोग हैं, किसी पार्टी के भी, जो टेंटेड या पेंटेड नहीं है या विक्टिमाइज नहीं है, आप उनको आगे लेके आओ। जब आप आगे लेके आओगे, आपका घर तकड़ा होगा, आप पे उंगली कोई नहीं उठा सकेगा। यही हमारी बदकिस्मती है कि उंगलियां हमारे पे उठाते हैं। और यही वजह है कि कश्मीर को हम 4 दिन आगे लेके जाएंगे। आपने देखा है जब एनेक्सेशन हुई है तो कितने 60-70 दिन प्रोग्राम हुए, खुदा की कसम उसके बाद टीवी के प्रोग्राम ही बंद हो गए। और यार, वी नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दिस, वी नीड टू बी टेलिंग इंटरनेशनल मीडिया, वी नीड टू बी टेलिंग इंटरनेशनल पर्सनालिटीज कि भाई दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। तो मैं समझता हूँ कश्मीर का मसला आप एक ही तरीके से करोगे, अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को बढ़ाओ, आपकी जो इंटरनेशनल PR है इसको आप आगे लेके चलो, और ये एक मुहिम चलती रहेगी। मैं बार कहता रहा हूँ, वजीर आजम को भी मैंने एक प्रेस मीटिंग में कहा था प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि सर आप प्लीज कश्मीर सेंटर्स खोल दें, ये आपके अनऑफिशियल एम्बेसीज है। तो वहाँ जवाब मिला, नहीं जी हमारे कश्मीर डेस्क है, कश्मीर डेस्क इज अ वेस्ट ऑफ स्पेस, उनके पास टाइम नहीं है, कश्मीर डेस्क कोई नहीं आता उधर, क्या करेंगे वो। मैं समझता हूँ दिस इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप यूरोपियन यूनियन में खोलें, लंदन में खोलें और वाशिंगटन में बहाल करें अपने सेंटर्स को, और जो कि कश्मीर का पैगाम बार बार लेके जाए। आपने देखा डिसिडेंसी कितनी है, वो आगे खड़े हो जाते हैं व्हाइट हाउस के आगे, हाँ जी हमारा ये करो वो, और भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों नहीं फ्लैग्स आगे लेके जा सकते हैं कश्मीरियों को और बताएं कि ये हो रहा है जुल्म। तो जब तक हम इंटरनेशनल पब्लिसिटी नहीं करेंगे और इंटरनेशनल PR नहीं करेंगे, कश्मीर का मसला हम इसी तरह बात करते रहेंगे। एंड आई एम सॉरी टू से कि हम इतना जोर नहीं लगाते जितना हमें लगाना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, नो आई से फॉर द सेकंड टाइम, एक तो जनरल मुशर्रफ ने आपका ये केस प्लीड किया था यूनाइटेड नेशंस में, और उसके बाद मैंने इमरान खान को एक बड़ा तकड़े तरीके से देखा कि कश्मीर का ये केस प्लीड हुआ है। आई थिंक वी नीड दीज एवेन्यूज एंड पोडियम्स कि जिसके अंदर हम अपने हमारा जो केस है, ह्यूमैनिटेरियन केस है, इसको तो प्लीज आप एनलाइटन करो। राइट, ठीक है, जल साहब की तरफ चलते हैं। अच्छा जल साहब, कश्मीर के साथ जो जुल्म हुआ आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की एब्रोगेशन का, उसको 1 साल गुजरने को आया है, और भारत और मोदी के जो अज़ाइम है वो बदलते हुए लग नहीं रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जोर क्या भारत पे चल रहा है? सिंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ये अवेयरनेस तो आई कि भारत जो है वो मजालिम कर रहा है और ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, बट यू थिंक कि इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी कदम उठा रही है कश्मीर के और कश्मीर के बासियों के खिलाफ जो एक्शंस ले रही है भारत, उसके हवाले से? देखिए, ह्यूमन राइट्स के मामले में तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने काफी कहा है। आप देखिए यूनाइटेड नेशन ने इस पे तहकीकात भी की
اور تقریباً 5 لیٹر لکھے جا چکے ہیں یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجنا چاہتے ہیں کشمیر میں، لیکن بھارت اجازت نہیں دیتا. اب بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن کی ایکٹیویٹی یوں کہہ لیجیے کہ خانہ پوری ہے، یا یہ کہ تمام حجت وہ پورا کر رہے ہیں کہ خط لکھ دیا بار بار، لیکن یہ وہ چیز تھی جو پاکستان کو ایکسپلائٹ کرنی چاہیے تھی، جو ہم نہیں کر رہے. اسی طرح جو آرٹیکل 370 ختم کر کے اور پھر اس کو یونین ٹیریٹری بنایا، تو اس کا بھارت دنیا کو کہتا ہے کہ جناب یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، ہمارا آئین تھا، ہم نے تبدیلی کر دی. تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے تھا کہ یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھی، اور جب تک یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے تحت اس کا کچھ فیصلہ نہیں ہوتا، بھارت یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا. تو ہم نے یہ کیمپین چلانی تھی جہاں دنیا میں اویئرنیس کریٹ کرتے. اس میں آگے جو ایک اور کام کرنے والا تھا وہ یہ تھا کہ ہم بھارت کو بھی یہ بتاتے اور دنیا کو بھی یہ بتاتے کہ دیکھیے ایک ہم نے سملا ایگریمنٹ کیا تھا، اس کے تحت ہم 2 طرفہ بات کرتے تھے، لیکن جب بھارت نے یک طرفہ قدم اٹھایا اور اس کو یونین ٹیریٹری بنا دیا تو اب 2 طرفہ ارینجمنٹ ختم ہو چکا ہے. اب حکومت، اب پاکستان کی بجائے یونائٹڈ نیشن ہی آگے آئے اور اس مسئلے کو حل کرائے، کیونکہ 2 طرفہ بات چیت تو تب ہوگی جب بھارت ان یک طرفہ اقدامات کو ختم کر. جب آپ نے یک طرفہ قدم اٹھا لیے اور ہم سے 2 طرفہ کی بات کریں تو وہ تو نہیں ہو سکتی. لیکن یہ تھیم اور یہ چیزیں ہماری حکومت نے چلائی نہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے معاملے میں کافی کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو یہ حکومت کر نہیں رہی، اور ان کو کرنا چاہیے. رائٹ، ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ کامران یوسف، آپ نے ہمیں جوائن کیا. جنرل امجد شعیب صاحب بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. پی جے میر بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا شکریہ. میں اختتام کی طرف جاؤں گی، لیکن اختتام پہ جانے سے پہلے میں اتنا ضرور کہوں گی کہ اب عید آنے والی ہے، خدارہ شاپنگ کے چکر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سبب نہ بنیے گا. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.